हम बात कर रहे थे पिछली क्लासेस में, जहाँ पर कि हमने बात की थी कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो कितने विनाशकारी पड़ेंगे, और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों पर भी हमने चर्चा की थी। आज हमें बात करना है जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण पर जो वैश्विक प्रयास किए गए उन पर। तो आइए हम लोग पहले प्रभाव की तरफ चलते हैं, पहले प्रयास की तरफ चलते हैं, जिसे हम पर्यावरण के लिए पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रियो सम्मेलन जैसा नाम से स्पष्ट है कि यह कहाँ हुआ था। तो रियो सम्मेलन रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था। सन 1992 3 से 14 जून तक हुआ था, जिसमें भारत सहित 100 देशों के रियो के हस्ताक्षरकर्ताओं की बात करें तो 145 देश इसके हस्ताक्षरकर्ता थे, और बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 195 हो गई। तो जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि इसी सम्मेलन में UNFCC यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ और ये एक ट्रीटी हुई। इस पे जितने लोग ने हस्ताक्षर किए वे सभी कहलाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और आगे जैसे जैसे इनके सम्मेलन बढ़ते गए, जैसे तो हम उन्हीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को UNFCC का COP1, COP2, COP3, COP4, COP5, COP20, COP21 ऐसे नामों से जानते हैं। अर्थात कहने से तात्पर्य ये है कि जो UNFCC के जितने भी सिग्नेटरी हैं वे कहलाए पार्टी, और इनकी मीटिंग को, वार्षिक सम्मेलन को कहलाए COP। और जो सबसे बड़ी बात है पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन की, यह बाध्यकारी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं दिया गया, इन्हें लागू करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, और इसमें वर्तमान में यह एक जैव विविधता के प्रबंधन पे भी बात होती है, और साथ ही साथ में इनमें छोटे द्वीपों के सतत विकास, मछलियों के बारे में तमाम हम यहाँ पे बातें करते हैं। साथ ही वाहनों से बढ़ते उत्सर्जन, प्रदूषित हवाओं, अन्य कारणों से होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने, पेट्रोल के वैकल्पिक ईंधनों का जो निर्भरता है उसको कम करने, रासायनिक कचरों का उचित प्रबंधन, वनों और पर्यावरण के उचित संरक्षण, और सभी देशों के नेतृत्वकर्ताओं ने अपने देश में कानून बनाने के लिए जो पहली बार कमिट किया, हम उसके लिए हम रियो को बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि ये भले से एक ऐसी संधि न रही हो जो कि बाध्यकारी हो, लेकिन एक ऐसी संधि थी जहाँ से कि दुनिया में एक मैसेज गया, और मैसेज गया किस बात का, कि जो वास्तव में पर्यावरण एक समस्या है उस पर काम करने की आज ज़रूरत है। तो काम करने की ज़रूरत इसी सम्मेलन से आती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो कि इन्वायरमेंट के लिए बात हो। ठीक है, इन्हीं बैठकों के एक क्या कहते हैं कंटिन्यूटी में आगे हम पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि कभी भी बाध्यकारी नहीं रहा। रियो प्रोटोकॉल बाध्यकारी नहीं रहा, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी प्रोटोकॉल के रूप में नज़र आया। जैसे क्योटो, जापान की राजधानी क्योटो, वहाँ पर एक संधि हुई और समय था 1992। ठीक है, और अगर आपको डेट एग्जैक्टली बताना है तो 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है, ये प्रोटोकॉल हुआ, और यह 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। अगर हम 2020 तक के पक्षकारों के देखें तो 192 पक्षकार थे। ठीक है,
और लेकिन जो 2020 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अमेरिका कभी बाहर गया कभी अंदर आया, क्योंकि ये एक बाध्यकारी वो था, बाध्यकारी समझौता था। और जो इसके सबसे बड़ी लक्ष्य था वो ये था कि जितने औद्योगिक देश हैं वे 1990 की तुलना में 2012 तक जीएचजी में 5% की कटौती करेंगे। ठीक है, 2012 तक जीएचजी में यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 5% की कटौती करेंगे। और इनमें देशों को 3 भागों में बांटा गया, एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स। तो एनेक्स 1 में विकसित और मध्यम विकसित देश थे, जो मतलब एक हाईली डेवलप्ड, एक डेवलपिंग, हाईली डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे चाइना, उनको एनेक्स 1 में रखा गया, जिनको कहा गया कि ये अपने जीडीपी का, जो जीडीपी टू जीएचजी उत्सर्जन का रेशियो है उसमें 5.2% तक की कटौती करेंगे। कब तक? 2012 तक। और एनेक्स 2 में जो विकसित देश थे, केवल विकसित देशों को रखा गया और कहा गया कि ये ऐसे देश हैं जो विकासशील देशों को जो जीएचजी के कटौती में मदद करेंगे। और जो नॉन एनेक्स के देश थे, नॉन एनेक्स का मतलब ये है कि ऐसे देश जो कि गरीब हैं, वंचित हैं, तो उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि चलिए आपके लिए कोई बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है, आप जो है अपने से चीज़ों को आगे लेके चलिएगा, क्योंकि आपको भी एक समय पे जाके इन बाध्यकारी लक्ष्यों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम आप पर एक बाध्यकारी लक्ष्य थोपे। तो क्योटो प्रोटोकॉल ले दे के ना एक बहुत ज़्यादा जो है लॉजिकल तरीके से रखा गया। ठीक है, और इसमें 2-3 चीज़ें आई जिसमें देशों ने बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी दिखाई, जैसे कि कार्बन क्रेडिट एक मतलब जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी तो हर देश के लिए उत्सर्जन की एक सीमा निर्धारित कर दी जाएगी, एक देश इतना एक साल में उत्सर्जन करेगा, और वो देश अपने सभी बड़ी कंपनियों में, देश की कंपनियों में उन जितना उनको लक्ष्य दिया गया कि इससे ज़्यादा नहीं करना उसको बांट देगा। ठीक है, इसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट रिडक्शन यूनिट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनके ऊपर एक दबाव होगा कि एक साल में इससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं करना है, और इससे ज़्यादा जब उत्सर्जन वो करने लगेंगे तो वो क्या होगा, तो उनके पास में एक्सेस उत्सर्जन होगा। तो ऐसे में कॉन्सेप्ट आया कि कार्बन ट्रेडिंग, कि जिस कंपनी ने अपने लक्ष्य से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया है, यानी अगर उसे 100 यूनिट का उत्सर्जन करना था और उसने 120 यूनिट का उत्सर्जन कर दिया है, तब क्या होगा, तो कहा गया कि यह कंपनी किसी ऐसे कंपनी से क्रेडिट खरीद सकती है जिसने 20 यूनिट बचाया हो। जैसे उसका लक्ष्य था 100 यूनिट का और उसने जो कार्बन का एमिशन किया वो 80 यूनिट ही था, तो 20 यूनिट वह बेच सकता है। इससे कंपनियों में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक दौड़ पूरा हो जाएगा, क्योंकि लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक हम अपने कार्बन क्रेडिट को बचा सकें, जिसे हम बाद में बेच सकें। इससे टोटल क्या होगा कि टोटल जो कार्बन इमिशन में कमी आ जाएगी। ये 2 कॉन्सेप्ट लाए गए, कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्योटो सेकेंड प्रोटोकॉल जो कि 2012 में हुआ, ठीक है, ये दोहा में संपन्न हुआ था, और यहाँ पर कनाडा बाहर हो गया था। क्यों? क्योंकि इस समय कहते हैं ना कि विकसित और विकासशील देशों में लक्ष्यों को लेके एक झगड़ा शुरू हो गया। हुआ क्यों? देखो, मेन प्रॉब्लम थी जो झगड़े की, जो जड़ थी तो वो ये थी
कि जितने भी देश थे विकासशील, वे चाहते थे कि इन्होंने तो जो विकसित देश हैं, इन्होंने तो अपना कार्बन एमिशन कर लिया है, तो एक काम करें कि हम एक ऐसा वो करें, आओ मिलकर एक ऐसी संधि करें जिसने इतिहास में ज़्यादा उत्सर्जन किया, जिसे कहते हैं, जैसे हमने बात की थी ऐतिहासिक उत्सर्जन। ऐतिहासिक उत्सर्जन का मतलब ये है, एक तो हम जो आज कर रहे हैं वो उत्सर्जन, और एक जो हमने पहले किया था वो उत्सर्जन। तो यहाँ पे आज वाले उत्सर्जन की बात हो रही है, ठीक है। तो जितने ऐसे लोग होंगे जो कि क्या कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो है उत्सर्जन किए होंगे, जिनका लक्ष्य होगा, तो जो पहले बहुत ज़्यादा जो है वो कर लिए होंगे, इमिशन कर लिए होंगे, तो वे चाहेंगे कि ऐतिहासिक काल का वो हो? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ठीक। क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो वो भले से आज कुछ भी कर रहे हों, लेकिन उन्हें इतिहास में जो, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, तो इन्होंने क्या किया है, इतिहास में इतना ज़्यादा उत्सर्जन कर लिया है कि आज वे उसका भार ही नहीं लेते। वो चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। आज जो जैसे कर रहा है, आज जैसा जो उत्सर्जन कर रहा है, उसके हिसाब से कोई हम बनाएंगे, कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि वो चाहते ही नहीं थे कि उनके इतिहास के विकास को आज के कार्बन उत्सर्जन से तोला जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि आप रूस हो गया, जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये इससे बाहर हो गए 2019 में। और जो इसमें मेनली बात थी, तो वो बात ये थी कि औद्योगिक देश 1990 के स्तर से 18% तक की कार्बन की कटौती जो 2013 से 2020 के बीच में करेंगे। कितना? औद्योगिक देश 2013 तक 1990 के स्तर से 18% तक की कार्बन की कटौती करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में यूरोपियन यूनियन ने एक इसमें बड़ा रिमार्केबल बात कही थी। उसने कहा था कि नहीं, हम 18% नहीं, हम 20% की कटौती करेंगे, ठीक है। यानी ये एक बड़ी चीज़ हो गई कि जहाँ पे 18% लोग देश जो है करने के लिए तैयार नहीं थे, वहीं पे यूरोपियन यूनियन ने कहा नहीं, हम 20% करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें इसी क्रम में आगे, तो आता है पेरिस सम्मेलन। तो पेरिस सम्मेलन COP21 पेरिस सम्मेलन समझौता 195 देशों द्वारा किया गया था, ठीक है, जिसमें नीचे से ऊपर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, ये एक अप्रोच अपनाया गया। यानी सब अपने से बताएं कि वे कितना कटौती करेंगे, क्योंकि कटौती तो करना पड़ेगा अगर आपको अपना भविष्य बनाना है और भविष्य में एक बेहतर अपने राज्य का निर्माण करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी जहाँ से कि आप अपने कल को बेहतर कर सको, ठीक है। तो पेरिस सम्मेलन में सभी देशों के लिए लक्ष्य दिया गया, और खासकर नीचे से ऊपर, यानी देश अपने अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें, उसके आधार पर पूरी दुनिया का लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम करने के लिए किया गया एक ऐसा प्रयास था जिसमें INDC की घोषणा हुई, जो एक क्लीन एक्शन प्लान है, इंटेंडेड नेशनल
डिटर्मिनेशन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी वो स्वतः से एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहाँ स्वतः से सारे देश बताएंगे कि हमें क्या करना है, और सभी देश INDC देंगे, और साथ ही साथ में ये INDC के आधार पे कैसे कैसे काम कर रहे हैं, प्रत्येक देश हर 5 साल में सूचना देंगे कि हमने INDC का इतना लक्ष्य पूरा कर लिया है, ये कहा गया। और ये भी कहा गया कि एक INDC के जो रिव्यू है उससे दूसरे के INDC का रिव्यू से हम जरूर आगे बढ़ेंगे, यानी हर समय वाइज हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही जगह पर स्थिर रहें, ठीक है। यह संधि केवल उपशमन पर केंद्रित थी, यानी GHG की कटौती पर, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये केवल कटौती की बात तो करती थी, लेकिन इसके साथ ही साथ में इससे नुकसान, जैसे वित्तीय नुकसान, जैसे कोई अन्य क्षति, तकनीकी विकास एवं स्थानांतरण क्षमता को भी ये बल देती थी। यानी कुल मिलाकर यह एक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से इसको बनाया गया था, ठीक है। तो हर 5 वर्षों में प्रगति की समीक्षा करने की बात की गई थी, और चूँकि यह पहली जो है कहा गया था हम 2013 में पहली समीक्षा करेंगे, और इन सभी का जो लक्ष्य था कि वो भूमंडलीय ताप को औद्योगिकरण वर्ष के पूर्व की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना, ठीक है, और जो ताप में वृद्धि है उसको 1.5 डिग्री तक सीमित करना। ये अलग बात है कि अभी हम कहाँ पे हैं, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि 1.5 डिग्री शायद अभी तक हो चुका है, ठीक है। अब ये जो बॉटम टू अप अप्रोच के साथ में हम ये कटौती के लक्ष्य को देखिए हम पूरा कर पाते हैं या नहीं। और इसमें जो बागडोर थी ये विकसित हाथों के देश में नहीं दी गई थी, विकासशील देशों को अग्रणी भूमिका निभाने की बात की गई थी। आप देखेंगे कि भारत भी ऐसे काम कर रहा है, भारत ने भी अपने INDC दिया हुआ है, और कहा गया कि जो विकसित देश हैं वो इन विकासशील देशों को सहायता देंगे, ठीक है। और अगर हम सबने जितना INDC दिया है, जितना अपना हिम्मत था, तो अगर हम सबको मिला के देखें तो भी हम 2 डिग्री तक तो नहीं, 2.7 डिग्री तक ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, यानी 2.7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर हम अपने INDC को पूरा करें तो, ठीक है। अगर भारत की स्पेसिफिक INDC को जोड़ा जाए तो आप देखेंगे कि इसमें इंडिया ने 2 अक्टूबर 2015 को अपना INDC जमा किया, और कहा कि हम अपने GDP के संदर्भ में जो उत्सर्जन की तीव्रता में 2030 तक 33 से 35 डिग्री कटौती करेंगे। टोटल में नहीं, हम जिस स्पीड से उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें 33% कटौती करेंगे, 33 से 35% कटौती करेंगे। कब तक? 2030 तक। और साथ ही साथ भारत ने कहा था भारत अपने संचय विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का 40% भाग गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा 2030 तक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो जितना रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देगा, जीवाश्म एनर्जी से अपने होने वाले लक्ष्यों को, प्राप्त होने वाले लक्ष्यों को कम करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हम लोग का एक ग्रीन फंड बनाया जाएगा, उसमें कहा कि इसके लिए विकसित देश जो ग्रीन फंड बनाए जा रहे हैं उन्हें रियायती दर पर वित्त और तकनीकी प्रदान करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ भारत ने अपने लिए लक्ष्य रखा कि 2030 तक वनीकरण द्वारा 2.5 से लगभग 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन सिंक निर्माण करेगा, यानी इतने पेड़ पौधे लगाएगा कि लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जा सके। और जलवायु अनुकूल तथा स्वच्छ मार्गों को अपनाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा पर काफ़ी बल देगा। देख रहे हैं कि अभी सोलर रूफटॉप वगैरह सब चल रहा है, ठीक है। और इतना नहीं, इसमें ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं है कि हम कोयले के उपयोग को बंद कर देंगे, नहीं,
कोयले का उपयोग आज भी हम जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि पता चला कोयला का उपयोग बंद कर दिया तो हमारे यहाँ पे वो श्रीलंका वाली हाल हो जाएगी। इसके लिए जो भारत ने मुख्य कार्यक्रम शुरू किए, वो नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया, वो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत अधिवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय के संरक्षण और संरचना पर मिशन, राष्ट्रीय हरित मिशन, सतत कृषि मिशन, रणनीतिक ज्ञान मिशन, और साथ ही साथ में अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन मिशन, जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य मिशन, पवन ऊर्जा मिशन, तटीय क्षेत्र संबंधी मिशन, राज्यों द्वारा बनाया गया जलवायु एक्शन प्लान, ठीक है। और एक जो है निधि बनाई, राष्ट्रीय अनुकूलन निधि, ठीक है। अनुकूलन करने के लिए वित्त उपलब्ध करना किसको? राज्यों को, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके, ठीक है। ये एक केंद्र की योजना है जिसे नाबार्ड द्वारा चलाया जाएगा। और साथ ही साथ में इन्होंने कोयले पर एक कर, कोयले पर कार्बन टैक्स लगाया, जो एक उपकर के रूप में था, जिसका दर वर्तमान में 100 रुपये प्रति कुंटल है, ठीक है। और इससे जो पैसा होगा उस NCEF नेशनल क्लीन एनर्जी फंड का गठन किया गया है। इसके द्वारा जो स्वच्छ ऊर्जा परियोजना को वित्तीयन करने की बात थी वो होगी। और इसके द्वारा जो योजनाएं चलाई जाएंगी वो ऐसी हैं: ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, सौर लाइट की स्थापना, प्रधानमंत्री रूफटॉप योजना, नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित विद्युत को राष्ट्रीय ग्रिड पर जोड़ने के लिए स्मार्ट ग्रिड बनाना, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड यानी एक ही ग्रिड जिस पे हम बिजली ले भी सकें और बिजली बेच भी सकें। अगर दिन के समय में हम बिजली बना रहे हैं तो हम ग्रिड पर वह बिजली बेच सकते हैं अगर अपने काम से ज़्यादा बना रहे हैं, और रात को अगर हम बिजली नहीं बना पा रहे हैं तो हम उसी ग्रिड से बिजली खरीद सकते हैं, ठीक है। और इस तरह भारत देखेंगे तो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा नवीनीकरण विकास योजना तैयार किया हुआ है, जिसका लक्ष्य है कि 2024 में पाना था कि सौर ऊर्जा के लिए 100 गीगावाट, ठीक है, और पवन ऊर्जा के लिए 60 गीगावाट, लघु हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 5 गीगावाट, ठीक है, अन्य से 10 गीगावाट। ये उस भारत का लक्ष्य है, ठीक है। इसके अलावा COP21 में एक चीज़ और हुई कि वहाँ पे भारत और फ्रांस द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA लॉन्च किया गया ताकि विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। IS कर्क एवं मकर रेखा के बीच जो 121 देश हैं उनके आपसी सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सूर्यपुत्र नेशन कहते हैं। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव, ठीक है। तो ये रहा हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और साथ ही साथ में हमने एक चीज़ और की है कि हम अपने EEZ में यानी आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल पवन ऊर्जा के लिए अनन्य जो क्षेत्र हैं, जो जिसको EEZ भी कहते हैं, जिसको सेज भी कहते हैं, उनके पास में EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उसमें 0 से 200 नॉटिकल माइल तक हम पवन चक्की लगाएंगे और वहाँ से अपतटीय पवनों के द्वारा हम ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे। और इन जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो ऐसे वो एक्शन प्लान हैं उन्हें RBI ने प्राथमिकता सूची में डाल दिया है, यानी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी लोन देने में। जो प्राइमरी सेक्टर है, इसको प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, अब PSL का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें जो है नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ दिया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आज इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।